हेलो एवरीवन। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम लोगों ने सिंधु सभ्यता और मौर्य साम्राज्य के 100 वन लाइनर पॉइंट्स और 100 ऑब्जेक्टिव पॉइंट को डिटेल वाइज वीडियो बना रखा है। तो आप इन वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम इस यूट्यूब चैनल पे जितने भी हिस्ट्री के पॉइंट्स सीरीज को डिटेल वाइज अपलोड वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग इस यूट्यूब के पुराने वीडियो को भी, जितने भी पॉइंट वाला भी वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग गुप्त साम्राज्य का 100 वन लाइनर पॉइंट को डिटेल्स करने वाले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वन लाइनर फॉर्म में टॉपिक को बताते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा पॉइंट गुप्त साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। गुप्त साम्राज्य तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक एक भारतीय साम्राज्य है, जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। मीन्स गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह साम्राज्य कला विज्ञान और साहित्य और दर्शन का महत्व प्रगति हुई। इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को संस्थापक माना जाता है। इस साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को संस्थापक माना जाता है, जबकि श्रीगुप्त इसकी स्थापना श्रीगुप्त की थी। चंद्रगुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश साम्राज्य का चंद्रगुप्त प्रथम को इस गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के पुत्र थे, जिन्होंने शकों पर विजय प्राप्त कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। चलिए, ये हमारा गुप्त साम्राज्य का थोड़ा पॉइंट था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी
तक माना जाता है। तीसरी शताब्दी से लेकर छठी शताब्दी तक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना तीसरी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन इसकी स्थापना कौन किए थे? चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम। इन चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। गुप्त वंश का वास्तविक विस्तार चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। अभी हमने बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का नायक कहा जाता है। गुप्त वंश को वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ने किया और चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का नायक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अभी हमने बताया था कि समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। इस विवाह से गुप्त वंश की राजनीतिक स्थिति और मजबूत हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने लगभग 320 ईस्वी में गुप्त युग की शुरू की थी। अगला टॉपिक है कि साम्राज्य का विस्तार मगध से प्रयाग तक हुआ। मगध से कहाँ तक हुआ? प्रयाग तक हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम ने महान सम्राट की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महान सम्राट की उपाधि धारण की। अब देखिए समुद्रगुप्त का बात आ गया। समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र है। अगला पॉइंट है समुद्रगुप्त को समुद्रभारत का नेपोलियन कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त की विजय गाथा का बताता है। यह शिलालेख हरिसेन नामक कवि ने लिखा था। समुद्रगुप्त ने 4 प्रकार के शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने 4 प्रकार के शासकों को पराजित किया था। उसने आर्यावर्त के 9 शासकों को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। दक्षिण के 12 शासकों को हराकर फिर उनके राज्यों को लौटा दिया था। सीमा राज्यों के शासकों को कर और उपहार देने के लिए बाध्य किया था। वन प्रदेश के शासकों को अधीन कर लिया था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया। उसने स्वर्ण मुद्राएं भी जारी की। यानी समुद्रगुप्त ने क्या की? समुद्रगुप्त ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब चर्चा किसका आ गया? चंद्रगुप्त द्वितीय का, विक्रमादित्य का। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी रामगुप्त था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? रामगुप्त था। रामगुप्त को अपदस्थ कर उसकी पत्नी धूम्र स्वामिनी से विवाह करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी। क्यों प्राप्त थी? क्योंकि शकों पर उसने विजय प्राप्त करने के बाद उसे विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। उसने शकों को हराकर गुजरात मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी शक को हराकर किसको मिला? तो गुजरात और मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अगला टॉपिक है, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन उज्जैन भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला और साहित्य का उत्कर्ष हुआ था। इसको हमने पहले ही बता दिया था। कला और साहित्य का सबसे ज़्यादा विस्तार गुप्त काल के समय हुआ, यानी गुप्त साम्राज्य के समय हुआ। इसके दरबार में नवरत्न विद्यमान थे। कालिदास इस समय का महान कवि और नाटककार था। यानी गुप्त काल के समय में कालिदास महान कवि और नाटककार था। बारहमिहिर खगोलशास्त्री नवरत्नों में शामिल थे। उस समय नवरत्न रखे जाते थे। उसमें नवरत्नों में कौन थे? सबसे ज़्यादा बारहमिहिर शामिल थे। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। अब कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त, इसी में कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त की चर्चा किया गया है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त था। कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया। अब कुमारगुप्त ने किसको उत्तराधिकारी बनाया? तो स्कंदगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया। कुमारगुप्त ने कार्तिकेय की पूजा प्रारंभ की। स्कंदगुप्त ने हूनों को हराकर भारत की रक्षा की। स्कंदगुप्त का शासनकाल गुप्त साम्राज्य के पतन की शुरुआत माना जाता है। मीन्स स्कंदगुप्त का शासनकाल के बाद ही गुप्त साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। अगला टॉपिक है, हूनों के आक्रमण के समय साम्राज्य कमजोर हुआ। हून के आक्रमण के समय साम्राज्य क्या हो गया? गुप्त साम्राज्य कमजोर हो गया। स्कंदगुप्त ने किला और सिंचाई व्यवस्था मजबूत की। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का विघटन तेजी से हुआ। क्वेश्चन आ जाएगा कि
किसके मृत्यु के उपरांत गुप्त साम्राज्य का तेजी से विघटन शुरू हुआ? तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य का तेजी से विघटन शुरू हुआ। गुप्त साम्राज्य 6वीं शताब्दी में पूरी तरह समाप्त हो गया। मीन्स 3री शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक हमारा साम्राज्य गुप्त साम्राज्य चला। गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुए। गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक कौन हुए? तो विष्णुगुप्त हुए। अब प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में चर्चा है। गुप्त शासक की उपाधि महाधिराज थी। गुप्त शासकों की उपाधि क्या दिया गया था? महाधिराज थी। राजा सर्वोच्च शासक था, लेकिन मंत्रिपरिषद भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। साम्राज्य को भुक्ति नामक प्रांतों में बांटा गया था। साम्राज्य को किस प्रांत में बांटा गया था? तो भुक्ति नामक प्रांत में बांटा गया था। प्रांत का प्रमुख उपरी कहलाता था, यानी प्रांत जो बांटा गया था उसका प्रमुख यानी उपरी कहलाता था। जिलों को विषय कहा जाता था। जिलों को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। जिले का अधिकारी विषयपति कहलाता था। गुप्त साम्राज्य के समय में जिले को विषय कहा जाता था। जिले को क्या कहा जाता था? विषय कहा जाता था। और जिला का अधिकारी को क्या कहा जाता था? विषयपति कहा जाता था। ग्राम प्रशासन गांव के प्रधान ग्रामीण के हाथों में था। यानी गांव का प्रशासन जो है, गांव के जो प्रधान होते थे उसको ग्रामीण के हाथों में था। नगर प्रशासन में व्यापारी ग्रीड की भूमिका निभाती थी। व्यापारी क्या करते थे? ग्रीड की भूमिका निभाती थी। प्रशासन में राजस्व और भूमि का प्रमुख आय का स्रोत था। प्रशासन में राजस्व और भूमि कर जो है प्रमुख आय का स्रोत था। भूमि कर, पानी कर आदि कर वसूले जाते थे गुप्त साम्राज्य के समय में। अब अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता था। इस समय व्यापार, कृषि उद्योग बड़ा विकास हुआ था। सोना, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलन में थी। गुप्त सिक्कों पर देवी देवताओं और राजाओं की छवियां अंकित थी। गुप्त सिक्कों पर क्या था? कि देवी देवताओं और राजाओं की छवियां अंकित थी। नील, मसाले और वस्त्र विदेशों को निर्यात किए जाते थे। गुप्त साम्राज्य के समय में नील, मसाले, विदेशी वस्त्र विदेशों को दिया जाता था। चीन, श्रीलंका, रोम से व्यापारिक संबंध थे। कपास और रेशमी वस्त्र उत्पादन में विशेष स्थान रखते थे। आंतरिक व्यापार के लिए नगरों का विस्तार हुआ। आंतरिक व्यापार के लिए नगरों का विस्तार हुआ था। लोथल और तमिल बंदरगाहों से व्यापार होता था। किस बंदरगाह से व्यापार होता था? तो लोथल और तमिल से बंदरगाह से व्यापार होता था। व्यापारी संघों श्रेणी का प्रभाव बढ़ा। धर्म और समाज में यानी गुप्त काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ। विष्णु, शिव और शक्ति पूजा का विशेष विकास हुआ। वैष्णव धर्म प्रमुख बन गया उस काल के समय। इस काल में अश्वमेध, राजसूय पुनः प्रचलित हुए। बौद्ध धर्म को राजश्रय कम मिला। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा केंद्र बने। गुप्त काल के समय ही नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा केंद्र बना। जैन धर्म का भी पालन कुछ क्षेत्रों में किया हुआ। जाति व्यवस्था कठोर होती गई। गुप्त काल के समय जाति व्यवस्था कठोर होती गई। महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में कमजोर हुई। बाल विवाह प्रथा विकसित होने लगी। बाल विवाह की प्रथा विकसित होने लगी। शिक्षा और साहित्य। गुप्त काल में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। देखिए, गुप्त काल के समय में ही संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ। कालिदास ने अभिज्ञान, शकुंतलम और मेघदूत की रचना की थी। भास और शूद्रक ने नाटक लिखे थे। भास और शूद्रक क्या थे? नाटक लिखे थे। अमरसिंह का अमरकोश संस्कृत शब्दकोश है। अमरसिंह का अमरकोश किसका है? संस्कृत शब्दकोश है। बारामिहिर ने बृहत संहिता लिखी। बारामिहिर ने क्या लिखी? बृहत संहिता लिखी थी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ लिखे थे। आर्यभट्ट ने शून्य और पाई का महत्व बताया। आर्यभट्ट ने शून्य और पाई का महत्व बताया। गणित और खगोलशास्त्र में गुप्त काल का स्वर्ण युग था। गणित और खगोलशास्त्र में गुप्त काल स्वर्ण युग था। पंचतंत्र की रचना इसी काल में हुई थी। पंचतंत्र की रचना कब हुई थी? तो इसी काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। कला और स्थापत्य। गुप्त काल की कला को शास्त्रीय कला का आदर्श कहा जाता है। गुप्त काल को शास्त्रीय कला का आदर्श कहा जाता है। बौद्ध गुफाएं अजंता एलोरा में बनी। बौद्ध गुफाएं जो अजंता और एलोरा में बनी। अजंता गुफाओं में बौद्ध भित्ति चित्र अंकित है। चित्रकला में प्रकृति कला और भाव प्रधानता दिखाई देती है। सांची और सारनाथ में स्तूप का निर्माण हुआ। सांची और सारनाथ में स्तूप का निर्माण हुआ।
मथुरा मथुरा और सांची मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र बने। बुद्ध की मूर्तियाँ गुप्त काल की उत्कृष्ट कृति है। मूर्तियों में सौंदर्य और कोमलता का अद्भुत मेल था। धातु कला में पीतल और तांबे की मूर्ति बनी। धातु कला में पीतल और तांबे की मूर्ति बनी। विष्णु और शिव की प्रतिमाएं भी बनाई गई। गुप्त काल में खगोल विज्ञान में बड़ी प्रगति हुई। गुप्त काल के समय ही खगोल विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रगति हुई। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की गोलाकारता का वर्णन किया। आर्यभट्ट ने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। अगला टॉपिक है सूर्य सिद्धांत की रचना इसी समय हुआ था। सूर्य सिद्धांत की रचना कब हुई थी? तो गुप्त काल के समय ही हुई थी। शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास भी गुप्त काल के समय ही हुआ। बीज गणित और त्रिकोणमिति का नींव भी इसी समय पड़ा था। औषधि विज्ञान और आयुर्वेद का विकास भी गुप्त काल के समय हुआ। चिकित्सा में धातुओं जड़ी बूटियों का प्रयोग इसी गुप्त काल के समय में ही। लोहा और धातु विज्ञान में प्रगति हुई। लोहा और धातु विज्ञान में प्रगति हुई। और दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त काल का धातु विज्ञान का अद्भुत उदाहरण है। तो ये था हमारा 100 पॉइंट गुप्त काल के विषय में, जो कि हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मोस्ट 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिटेल वीडियो करेंगे। सो थैंक यू।